ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यही जानना था ना, ये सब चीज़ें की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले से, छोटे से गोले के रूप में था। अब बता रहे हैं आज से 13 अरब वर्ष पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। अब अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तब इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। अब जो ये विस्फोट हुआ, इस विस्फोट को क्या नाम दिया गया, बिग बैंग। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। अब जब विस्फोट हुआ उसके बाद, अब आप बताइए, गोला है, बंद है, ठीक है। अब वो गोला जब फूट गया, उसमें जो चीज़ें सब बिखरने लगेंगी ना दूर दूर, तो ऐसे विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। मतलब ऐसा नहीं कि सब पूरा फैल चुका है, ये जो हो रहा है ना, ये अभी भी धीरे धीरे हो ही रहा है, सब बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांड अपना काम अभी भी कर रहा है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद, अब जब ये बिग बैंग हो गया, ब्लास्ट हो गया, उसके कुछ करोड़ वर्षों के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। अब जो भी मटेरियल था उस गोले के अंदर सब इधर उधर जाने लगा। तो करोड़ों वर्षों बाद धीरे धीरे आपस में मिल कर, जो भी दूर से कण मिले, मिल के हमारे तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण अपने आप धीरे धीरे होने लगा। वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। तो अब ये वही बताया गया कि कैसे हुआ आकाश गंगा का, जबकि गोला फूटा, विस्फोट हुआ, तो उसमें से गैसें भी तो निकली। तो यही गैसें चलती रही, आपस में किसी से मिली, तो मिलने के बाद इन सब ने मिलकर एक इकट्ठा होकर कुछ बनाया, उसको आकाश गंगा नाम दे दिया। किस से बनी, हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल कणों से, ठीक। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका, नेबुला कहते हैं। तो अब जो भी धूल कण बादल थे, विशाल बादल थे, तो जो बनाने वाले बादल हैं उनको नाम दिया गया निहारिका, नेबुला कहते हैं आकाश गंगा बनाने वाले बादलों को। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने। तो पहला तो हमारा क्या बना, आकाश गंगा, ठीक है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण इन गैसों से छोटे छोटे पिंड और बन गए। तो वो क्या हुए, जिनसे तारों का निर्माण, वो क्या कहलाए, तारे कहलाए। आकाश गंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। अब पूरी आकाश गंगा जो है उससे एक सेंटर में, बीच में एक बड़ा सा बिग ब्लैक होल है, छेद है, जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। ये होल क्या कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का कार्य करता है। जैसे हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं तो सीधी नीचे आ जाती है, ऊपर नहीं जाती। तो ये वही गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी हमने पढ़ी है, वो उसका काम ही हमारा ब्लैक होल करता है। इसके कारण आकाश गंगा का स्थायित्व बना रहता है। आकाश गंगा का स्थायित्व मतलब सब चीज़ें अपनी अपनी जगह एक सेंटर में बनी रहती है, अपनी अपनी जगह। तो वो जो ग्रेविटी है वो कहाँ से आती है, ब्लैक होल से आती है। तो आगे पढ़ने से पहले हम ये पूरा एक डायग्राम देख लेते हैं ब्लैक होल का। ये है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, ये ब्रह्मांड है। ये है मंदाकिनी आकाश गंगा, ये क्या है, अब ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ये सर्कुलर स्पाइरल जो है, ये स्पाइरल को क्या नाम दिया गया, मंदाकिनी आकाश गंगा, आपने देखा, ठीक है। अब इस मंदाकिनी आकाश गंगा के अंदर ये जो इन सर्कल को हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे, ये ऐसे दिखेंगे। ये देखिए, ये हमारे ग्रह चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और सेंटर में ये सूर्य है। तो आप देखिए ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है, और हमारी गैलेक्सी कितनी है, इतनी सी है, ठीक है। अब इस गैलेक्सी के अंदर ही हमारा सौर मंडल है, और यहाँ देखिए आपस में यहाँ कितनी सारी और चीज़ें हैं। तो ऐसा ही कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगा हैं, तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चलें प्रकाश के हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में 100 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। सबसे दूर हमारी मंदाकिनी से हम चले तो धरती तक पहुँचने में 100 करोड़ वर्ष लग जाएंगे प्रकाश की स्पीड से, प्रकाश वर्ष। प्रकाश को आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। आकाश गंगा के इस छोर से इस छोर तक पहुंचने में ही 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है।
फिर भी सौर मंडल पार करने में 24 घंटे लगते हैं। ये इतनी गति से चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, तब भी इसको हमारे पूरे सौर मंडल को पार करने में 24 घंटे लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में तब भी 24 घंटे लग जाते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, ऐसे हज़ारों तारे हैं सूर्य जैसे। तो जैसे हमारी इतनी देखा आपने ब्रह्मांड में कितनी छोटी सी आकाशगंगा दिखी, उसमें एक तारा है सूर्य बड़ा सा, तो ऐसे हज़ारों आकाशगंगा हैं, अरबों ऐसे अरबों सूर्य हैं। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। अब बताइए कि सूर्य का जन्म कब हुआ भाई? आज से कितने समय पहले? लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में, जो हमारी आकाशगंगा है उसकी बाहरी भुजा में सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा था। तो जब इसका जन्म हुआ सूर्य का, तो ये अपने जन्म से ही आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा था, न तो उसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। जैसे बच्चा अपनी मम्मी के साथ मम्मी मम्मी करके चारों तरफ लिपटता रहता है, तो यही हमारे सूर्य की उत्पत्ति आकाशगंगा के पास हुई, तो इसने बस फिर उसी की चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है, और फिर चक्कर लगाते लगाते अभी कहाँ पे आ गया? आकाशगंगा के बीच की भुजा में, सेंटर में आ गया, बीच की भुजा में आ गया सूर्य। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। तो जब इसका जन्म हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो इसके चारों ओर जैसे दूसरे बच्चे नहीं खेलने आ जाते, तो उसी प्रकार इसके चारों ओर गैसीय बादलों का, आकाशीय पिंडों का छोटे छोटे इसके आगे चारों तरफ संचलन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पिक्चर तारों आदि का निर्माण होने लगा। अब जब कई चीज़ें इकट्ठी होने लगी, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों का भी निर्माण हो गया। सूर्य के चारों तरफ फिर ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, पिक्चर तारे हो गए, तो इस तरह से चीज़ें बनने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौर मंडल अपने वर्तमान रूप को प्राप्त किया। तो इस तरह कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे इसको अपना वर्तमान रूप इस वक्त जो है वो इसको प्राप्त हुआ। कृष्ण विवर ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल हमने पढ़ लिया कि कैसा ग्रेविटी का कार्य करता है, तो ब्लैक होल के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है। मतलब जितना भी इसका भार है वो एक ही जगह, एक पर्टिकुलर जगह उसी पर सीमित रहता है, एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव आकर्षण से बच नहीं सकता। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी इसके आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसके अंदर ही रह जाता है, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है।